नमस्कार। मैं अरुणेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के सेशन में। पिछले 2 सेशन में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जाना कि उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा कैसे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगर आपने अभी तक दोनों सेशन नहीं देखा तो जाकर देखें। आज के सेशन में हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी के बारे में, जिसमें शिवाजी महाराज के बाद संभाजी छत्रपति बनते हैं और राजपाट देखते हैं। हालांकि संभाजी से पहले राजा राम गद्दी पर आते हैं, तो फिर संभाजी कैसे गद्दी पर बैठे उस बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने 8 विवाह किए थे। उस समय में एक से ज्यादा शादी करना प्रचलन में ही था और राजा महाराजा बहुत सारे विवाह किया भी करते थे, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी समस्याओं का सामना किए बगैर। तो छत्रपति शिवाजी ने भी 8 विवाह किए, पर हमारे लिए मात्र 2 पत्नी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। पहला साईबाई निबालकर, जिनके पुत्र संभाजी थे, तथा दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, जिनके पुत्र राजा राम थे। जो संभाजी थे वे बड़े पुत्र थे तथा राजा राम छोटे पुत्र थे शिवाजी के। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद ये दोनों शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। संभाजी साईबाई निबालकर के पुत्र, राजा राम सोयराबाई के पुत्र, और संभाजी बड़े पुत्र थे। तो हुआ क्या, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई सन 1680 में, तो उसके बाद संभाजी छत्रपति हुए, जो कि शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। लेकिन हुआ क्या, शिवाजी के मृत्यु के बाद डायरेक्ट ये गद्दी पर नहीं आए। बीच में कुछ समय के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र तथा संभाजी के भाई राजा राम कुछ समय के लिए सत्ता पर आए। एक्चुअली कई सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने जितने भी सैन्य अभियान किए थे उसमें वह संभाजी को अपने साथ नहीं ले जाया करते थे। मतलब जहां भी शिवाजी महाराज की लड़ाई हुई हो, लूट की गई हो, उसमें संभाजी उनके साथ नहीं होते थे। शिवाजी महाराज संभाजी को अपने सैन्य अभियानों से दूर रखा करते थे और कुछ कारणों की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी अर्थात पिता और पुत्र के बीच कुछ दरार उत्पन्न हो गई थी और इस कारण से जो संभाजी थे वह विद्रोही हो जाते हैं और अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ विद्रोह करके मुगलों के पास चले जाते हैं। मतलब वे औरंगजेब के पास चले जाते हैं और उनसे जाकर मिल जाते हैं और औरंगजेब की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो औरंगजेब है वह बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और बाद में आगे चलकर संभाजी को राजा की उपाधि दे देता है। पर फिर कुछ समय बाद छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी से मिलते हैं और संभाजी को मुगलों की तरफ से वापस अपने साइड में ले आते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हैं। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह राजनीतिक चाल थी, या कह ले यह कूटनीति थी, कि वह सामने वाले को यह दिखाना चाहते थे कि जो शिवाजी का क्षेत्र है, राज्य है, उसमें तो आपसी कलह चल रहा है, उनके खुद के लोग एक दूसरे के विरोधी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के खुद अपने पुत्र से ही उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, अपने स्वयं के बेटे से उनका सही से नहीं बन रहा। तो इससे क्या हो कि जो हमारा शत्रु है वह हमको कमजोर समझे और ऐसा कुछ कदम उठाए कि हमको हावी होने का मौका मिल जाए। तो इस प्रकार से ये शिवाजी की रणनीति थी, चाल थी कि सामने वाले शत्रु को भ्रम में रखा जाए। और इस रणनीति के तहत ही जो संभाजी थे वह मुगलों के अधीन गए थे और इस प्रकार से संभाजी वहां रहकर शिवाजी के लिए काम कर रहे थे। और जब शिवाजी महाराज का काम खत्म हुआ तो उन्होंने संभाजी को वहां से वापस ले आए अपने पास। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि जो संभाजी थे वो थोड़े से उदंड टाइप के थे, नॉटी थे। वहीं कुछ किताबों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि वह अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी थे। और ऐसा होता भी था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वह अपने कामों में बिजी रहते थे, पुत्र पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे और आधे से अधिक जीवन उनकी लड़ाई, सैन्य अभियानों, लूट मार में निकल जाती थी। तो इस वजह से बच्चे बिगड़ते ही थे। तो शायद इन्हीं कारणों को देखते हुए इतिहासकारों ने संभाजी को ऐसा बताया। तो शिवाजी महाराज जो थे वो संभाजी से परेशान हो गए
और फाइनली उन्होंने क्या किया, संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर लिया। कुछ लोगों का मत ये है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजा राम को कोंकण का क्षेत्र दे दिया था तथा छत्रपति शिवाजी महाराज ये चाहते थे कि मेरा उत्तराधिकारी राजा राम हो, इसलिए संभाजी ने शिवाजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस कारण से शिवाजी ने उन्हें पन्हाला के किले में कैद कर लिया। तो एक्चुअली हुआ क्या, जिस समय शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई 1680 में, तो उस समय जो संभाजी थे वो मराठा साम्राज्य की राजधानी यानी रायगढ़ में उपस्थित नहीं थे और शिवाजी की मृत्यु के बाद किसी आधिकारिक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई थी। तो क्या हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई थी, उन्होंने अपने पुत्र राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये बात संभाजी को पता चली कि उनके पिताजी का निधन हो गया है, उनके छोटे भाई राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया गया है। तो क्या होता है, जब संभाजी को यह बात पता चली तो संभाजी रायगढ़ वापस आते हैं और छत्रपति बनने का दावा ठोकते हैं। यहाँ पर कई मराठा सरदार भी संभाजी का साथ देते हैं और जो मराठा सेनापति हमीर मोहिते हैं उनको भी अपने साइड ये कर लेते हैं। हमीर मोहिते छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में सेनापति थे और इन्हीं की देख रेख में राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो जो ये हमीर मोहिते थे वो बाद में संभाजी के साइड में हो जाते हैं और राजा राम को गद्दी से हटा देते हैं और संभाजी छत्रपति बनते हैं। इस प्रकार मराठा सेनापति हमीर मोहिते की सहायता से 30 जुलाई 1680 को संभाजी शासक बने। और क्या हुआ, जो संभाजी थे उन्होंने राजा राम को कैद कर लिया, उनकी माता को भी कैद कर लिया और उनके समर्थकों को भी कैद कर लिया। इस प्रकार संभाजी राजा राम को हटाकर स्वयं गद्दी संभाल लेते हैं और राज करते हैं और इस दौरान राजा राम संभाजी के निगरानी में रहते हैं। तो संभाजी के इंट्रोडक्शन के बारे में नजर डालते हैं। तो संभाजी का जन्म 1657 में हुआ था तथा इनकी पत्नी का नाम येसुबाई था। संभाजी ने रायगढ़ अपनी राजधानी बनाई थी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भी राजधानी रायगढ़ ही हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, संभाजी के जीवन में बहुत समस्याएं थी। इनके खुद के परिवार के लोग इनके विरोधी थे, आंतरिक कलह की कंडीशन थी, भाई विरोध में था। इस कंडीशन में उन्होंने एक विश्वास पात्र व्यक्ति उज्जैन के कवि कलश को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और इन्हीं की सहायता से कार्य करना शुरू किया। ये जो उज्जैन के कवि कलश थे ये बहुत ही प्रकांड पंडित हुआ करते थे, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो ये जो कवि कलश थे वो उज्जैन के प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे तथा संभाजी के खास मित्र भी हुआ करते थे। संभाजी ने नीलोपंत को अपना पेशवा घोषित किया था तथा 1689 में संभाजी की मृत्यु कर दी जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसी बीच एक घटना घटित हो जाती है जो कि संभाजी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। एक्चुअली हुआ यह था कि जो मुगल थे वो मराठों के पीछे पड़े हुए थे, लगातार इन दोनों के मध्य संघर्ष जारी रहता था और आप जानते ही हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो जो ये मुगल थे, औरंगजेब था, वह मराठों के पीछे पड़ा हुआ था और वह कोई अच्छे मौके के इंतजार में ही था कि ये मराठा कोई चूक करे और हमें इनको घेरने का मौका मिल जाए। तो इसी समय ऐसा हुआ जिससे औरंगजेब बहुत गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है और संभाजी महाराज के पीछे पड़ जाता है। एक्चुअली हुआ यह था कि जो औरंगजेब था उसका एक पुत्र था अकबर द्वितीय और ये जो अकबर द्वितीय है वह विद्रोह कर देता है औरंगजेब के खिलाफ। तो विद्रोह करने के बाद दुर्गादास राठौर जो था उसने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संभाजी के पास भेजा। तो उसके संभाजी के यहाँ पर पहुंचने के बाद संभाजी ने अकबर द्वितीय को अपने शरण में रख लिया और अकबर द्वितीय का साथ दे दिया उन्होंने और इसी कारण से मराठों और अकबर द्वितीय का सहयोग करना मुगलों से संघर्ष का कारण बन गया मराठों के लिए। अब औरंगजेब जो पहले से मराठों में खुन्नस खाए बैठा था उसको मौका मिल गया, वह मौके के तलाश में ही था कि ये कोई गलत कदम उठाए और अब वह संभाजी के बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। कैसे भी करके संभाजी को मारो, पकड़ो, कुछ भी करो।
और पूरी जोरों के साथ संभाजी के पीछे पड़ जाता है। अपने कई सारे सैनिकों को संभाजी के खिलाफ भेजता है और लगातार 2 वर्षों तक संघर्ष जारी रहता है। और अधिकतर जितनी बार औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी, उसे हार का सामना करना पड़ता है। कभी भी उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन अंततः फरवरी 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुकर्रब खां, कुछ किताबों में मुबारक खां, ने संभाजी के साथ उनके सलाहकार कवि कलश को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उन दोनों को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है और औरंगजेब संभाजी से अपना धर्म छोड़ने को बोलता है औरंगजेब, और उनसे कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, और कई सारे अत्याचार उन पर करता है। लेकिन संभाजी की रगों में आखिर खून तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही था। आखिर वह शिवाजी के ही बेटे तो थे। वे बिल्कुल अडिग रहते हैं और औरंगजेब के सामने हार नहीं मानते हैं। इससे औरंगजेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइनली 21 मार्च 1689 को औरंगजेब द्वारा संभाजी की हत्या करवा दी गई और कवि कलश को भी संभाजी के साथ मार दिया जाता है। तो इस प्रकार 1689 में संभाजी की हत्या कर दी जाती है औरंगजेब द्वारा, और इस प्रकार संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 तक चला। संभाजी जो थे, उन्होंने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था, और इन्हीं के समय से मराठों के युद्ध में महिलाएं भी जाने लगी थी। होप आपको सब समझ में आया होगा। जाते जाते आप सभी के लिए 4 लाइन, हालांकि ये मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत छोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। खुश रहिए, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।